लाल रंग की जोड़ी में वो लड़की इस वक्त दुल्हन बनी शाजिम का हाथ थामे हुए बैठी थी। उस पे बेपनाह रूप आया था। उसके चेहरे पर जीत की सी सरसारी थी। हाँ, क्योंकि वो शाजिम की मन पसंद थी। शाजिम ने उसे चुना था और शाजिम ने बहुत मोहब्बत से उसका हाथ थामा। और वो एक लम्हे में जब उसके लबों से अदा होने वाले लफ्जों को सुनती, जासिया का दिल टुकड़ों में तकसीम हुआ। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसी वक्त यकदम जानिया चीख मारते हुए उठ गई। रोहाना बेगम जो उसके पास बैठी थी, यूं उसे चीख मारते हुए देख अपनी सीने से लगा लिया, जबकि जानिया हैरानी से माँ के जानिब देखने लगी। मम्मा, मम्मा, शाजिम ने शादी कर ली। शाजिम ने दूसरी शादी कर ली। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बुरा ख्वाब देखा है। रोहाना बेगम अपनी बेटी की बात पर तड़प गई। नहीं मामा, वो मुझे छोड़ गए हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं गंदी लड़की हूँ। मामा, आप तो जानती है ना, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बेटी गंदी नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे छोड़ के वो बलक बलक कर रोती माँ के गले लग गई, जबकि रोहाना बेगम के पास इसे तसल्ली देने के लिए भी कोई लफ्ज नहीं था। कितना बेबस पाया आज उन्होंने खुद को। हर तरफ उनकी बेटी की बदनामी की किस्से गूंज रहे थे। हर जुबान पे उसका नाम नामहरम के साथ जुड़ा जा रहा था, जबकि वो किसी के निकाह में थी और वह शख्स उसे लेकर किस कदर जुनूनी था वो अच्छी तरह जानती थी। उसका जुनून ही था कि अब तक उसके साथ अपना ताल्लुक बनाए हुए था, पर वो भी एक कच्चे धागे की डोर से साबित हुआ आज। जानिया घुट्टों में सर्दिये बलक बलक कर रो गई, आंखें नीचे आज का दिन याद करते हुए करब में मुब्तला थी। तुम हो कौन जो मुझे रोकोगी दूसरी शादी करने से? तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं तुम मुझे दूसरी शादी करने से रोक सको। वो इस वक्त सख्त गुस्से के आलम में खुद को मुकाबिल छुड़ाते हुए चिल्लाया, मैं रोकूंगी आपको, आप नहीं करेंगे दूसरी शादी। मैं कभी भी हमारी मोहब्बत में शिरकत दारी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शाजिम तड़पते हुए बोली, अच्छा, तुम्हें लगता है तुम कहोगी और मैं मान जाऊंगा। दूसरी छोड़ मैं तीसरी भी और चौथी भी शादी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि निकाह नामे में मैंने तुम्हारे इख्तियार नहीं दिया। तुम मुझे दूसरी शादी करने से नहीं रोक सकोगी। शाजिम ने उसे बाजू से पकड़ते पीछे की जानिब धकेला तो वो सोफे पर जा गिरी। प्लीज शाजिम, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। आप मेरी मोहब्बत को क्यों रुस्वा नहीं कर सकते? आपको अल्लाह का वास्ता है। वो बलक उठी, नहीं जानिया, आज तुम्हारी कोई कसम कोई वास्ता मुझे रोक नहीं सकता। जो कुछ तुमने किया है ना, मैं उसे माफ नहीं कर सकता और ना ही कभी तुम्हें अपनाऊंगा। लेकिन एक बात तय है, तुम्हारा अरमान भी पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हें कभी अपने नाम से आजादी नहीं दूंगा, पर खुद शादी जरूर करूंगा और इसके लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझी तुम? शाजिम ने कतई अंदाज में कहते वहां मौजूद रोहाना बेगम की जानिब तनबीही निगाह से देखते अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा दिए। शाजिम, जानिया ने तड़प कर उसे पुकारा। एक पल को शाजिम का दिल किया कि वो रुक जाए, वो पलट जाए, सामने खड़ी उस लड़की को अपने सीने से लगा ले, लेकिन वो नहीं कर सका क्योंकि उसका कसूर माफ करने के लायक ही नहीं था। वो नहीं पलटा था क्योंकि उसका दिल भी नहीं पलटा। वो एक लम्हे के लिए रुका जरूर था, लेकिन अगले ही पल वो लम्हे लंबे डार्क पर्दा कमरे की दहलीज पार कर गया। उसी लम्हे जानिया को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। उसे इतनी बड़ी सजा देकर जाएगा इसे मालूम नहीं था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो एकदम जमीन बोस हुई। जानी, नूर भागती हुई उसके पास पहुंची, जो आंखों में हसरत दिए हुए अधखुले दरवाजे को देख रही थी। क्या हो गया जानी? प्लीज होश में आओ। वो इसके चेहरे पर हल्के हल्के थपथपाते उसे होश दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसी लम्हे अरमान कमरे में दाखिल हुआ और नूर की नजर उस पर पड़ी। अरमान तेजी से चलता हुआ उसके पास आया। क्या हुआ? ये क्यों बेहोश हो गई? अरमान के लहजे में फिक्रमंदी थी। शाजिम भाई दूसरी शादी कर रहे हैं और जानिया ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। नूर ने रोते हुए अरमान को बताया, दूसरी शादी? ये क्या कह रही हो तुम? वो नहीं कर सकता दूसरी शादी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। वो जानिया से बहुत मोहब्बत करता है। अरमान बेटा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जल्दी से जानिया को अस्पताल पहुंचाओ। रोहाना बेगम ने रोते हुए जब्त के आलम में कहा। उनकी बात पर अरमान एकदम पीछे हटा। आप और नूर मिलकर जानिया को अंदर लेकर जाए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। उसने जानिया को छूना मुनासिब न समझा। इतना कहते ही दरवाजे की जाने पड़ा। वो जानिया का कजन था और जानिया को हमेशा बहन की तरह ही समझता था, लेकिन फर्क आया था तो जानिया के दिल में, और वो फर्क अब का नहीं बचपन का था। और उसी एक बात की सजा उसे शाजिम देकर चला गया। वो शाजिम के निकाह में थी, परसों उसकी रुखसती थी, लेकिन आज वो साफ बोल गया था कि अब वो रुखसती नहीं लेगा और जानिया उसके नाम पर हमेशा के लिए बैठी रहेगी। रोहाना बेगम की मदद से वो जानिया को कमरे में लेकर आई। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार के उसे होश में ले आए। अरमान ने बाहर जाते हुए डॉक्टर को कॉल की। उसे रह रहकर शाजिम पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों जानिया को उस बेवकूफी पर इतनी बड़ी सजा दे रहा था, जबकि वो ये भी जानता था
کہ ابھی وہ صرف 18 سال کی ہے. اس کے اندر بہت بچپنا تھا، لیکن وہ خود ایک اچھا خاصا میچور انسان تھا. وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ نکاح ہی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ اور کیا وہ جانیہ کو بچپن کا قصور سمجھ کر معاف نہیں کر سکتا تھا؟ اس نے گہرا سانس بڑھا اور آسمان کی جانب دیکھا کہ شاید وہ معاف کر دیتا. لیکن بات جب مرد کی انا پہ آ جاتی ہے نا تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت پورے خاندان میں جانیہ ارمان کے نام سے بدنام ہو رہی تھی، اور ایسی صورت میں شاہ اسے کیسے معاف کرتا، جبکہ جانیہ صرف شاہ سے ہی محبت کرتی تھی. لیکن اگر آج وہ اقرار بھی کرتی تو اس اقرار پر کوئی یقین نہ کرتا. دانستگی میں کی گئی اس کی خطاؤں کا کوئی مداوع نہیں تھا. جانیہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ گیا تھا، لیکن اسے ایسی چپ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے. ریحانہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بہت دکھی ہوئی. کاش نعیم صاحب آپ آج زندہ ہوتے تو ہماری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا. وہ دکھ سے سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر چلے گئی، جبکہ نور اس کے پاس تھی. وہ شاہ کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ شاہ اتنا کچھ کر جائے گا، اس حد تک پہنچ جائے گا کہ سب کچھ ختم کر کے چلا جائے گا. نور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا بھائی تو چلا گیا، تم بھی جاؤ نا، اپنی نئی بھابھی کا ویلکم نہیں کرو گی؟ جانیہ نے روندی ہوئی آواز میں کہا. وہ دونوں ہی کلاس فیلو تھی اور تقریباً ہم عمر، لیکن نور اس سے کافی سمجھدار تھی اور دونوں بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھی. اس وقت اس کی حالت دیکھ کر نور کی حالت بھی آنسو سے بھر گئی تھی. فرتے جذبات سے اس نے جانیہ کو اپنے گلے سے لگایا. پاگل، کچھ نہیں ہوگا، خود کو سنبھالو، انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ہمت مت ہارنا. نور نے اسے حوصلہ دیا. نہیں نور، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ ختم ہو گیا. تم جانتی ہو نا کتنے ضدی ہیں وہ. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوسری شادی کریں گے تو وہ کریں گے. لیکن نہیں نور، ان کی تو پہلی شادی ہو گئی ہے نا. میں تو منقوہ ہوں، وہ تو اپنا آپ کسی اور کو سونپ دیں گے. میں کیا کروں گی بتاؤ نا. وہ ٹوٹے پھوٹے فکریں بولتی نور کو مزید دکھی کر رہی تھی. جبکہ دوسری جانب شاہ اتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا کہ اس کی دماغ میں صرف باتیں گونج رہی تھی جو وہ خاندان والوں سے سن کر آیا تھا. ارمان اور جانیہ کے بیچ میں ناجائز تعلق تھا. وہ ان کے گھر جاتا تھا، اکیلے میں ملتا تھا. یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی. ان سب باتوں کو سننے کے باوجود اس نے جانیہ کو ڈیورس نہیں دیا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مرد ہو کر آج رو رہا تھا. ہاں، ایک بے وفا کے لیے رو رہا تھا. اسے زندگی پر معاف نہیں کرنے والا تھا. I hate you جانیہ. ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سپیڈ کو مزید اس نے بڑھایا. تبھی گاڑی انبیلنس ہوئی اور سامنے کھڑی گاڑی کے ساتھ جا ٹکرائی. اس کا سر بری طرح سٹرنگ سے لگا، ماتھے سے خون کی لکیر بہنے لگی اور اگلی ہی پل وہ بے ہوش ہو گیا. ارمان شاہ کو لے کر وہ کافی پریشان تھا. اسے مسلسل کال کر رہا تھا. جانیہ کی بے وقوفی اور کم عقلی کی وجہ سے اس وقت وہ خود بھی مشکل میں آیا ہوا تھا. اس کے گھر والے بھی اسے کافی کچھ سنا چکے تھے. بنا قصور کے ارمان بری طرح پھنس گیا. شاذم کے نمبر کا کال تو جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا. یار شاذم، پک اپ دا فون. تم کیسے یقین کر سکتے ہو سنی سنائی باتوں پر؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا کہ تبھی اسے نور باہر آتی دکھائی دی. کیسی ہے جانیہ آپ؟ ارمان کے لہجے میں بے چینی تھی. میڈیسن لے کے زبردستی سلایا ہے، شاید تھوڑی دیر تک سوتی رہے. ارمان نے گہرا سانس خارج کرتے اس کی جانب دیکھا. کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے کہا جانا ہے، گھر جانا ہے. شاذم بھائی چھوڑ کر گئے تھے، زیادہ دیر ہو گئی تو مما ناراض ہو جائیں گی. نور نے سنجیدگی سے کہا. اکیلی کیسے جاؤ گی؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. ارمان نے کہتے خود بھی باہر کی جانب قدم بڑھائے. نہیں بالکل بھی نہیں، میں چلی جاؤں گی، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. نور کا لہجہ روکھا تھا. کہ تم مجھ سے کس طرح میں بات کر رہی ہو؟ دماغ جگہ پہ ہے تمہارا؟ ارمان کو اس کا انداز بالکل نہیں پایا. ابھی تو جگہ پر آیا ہے. کیوں ارمان، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مطلب کیا کہنا چاہتی ہو؟ ارمان کے دماغ میں لاوا سا بڑھنے لگا. جانیہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور ارمان اور آپ اس کو ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ آج وہ زندہ میں ہے نہ مردہ میں. کیوں اس کو شادی کیوں اس حد تک چلی گئی کہ 2 کشتی میں سوار ہو گئی؟ اور اس معاشرے میں قصور صرف عورت کا ہی سمجھا جاتا ہے، جبکہ مرد بھی برابر کا ہی شریک ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جانی بے قصور ہے، وہ قصوروار ہے اور شاید عورت کا قصور گناہ کے زمرے میں آتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو اس گناہ کی طرف راغب کس نے کیا؟ آپ نے. یہ کوئی نہیں دیکھے گا. تم ہوش میں ہو؟ کیا بکے جا رہی ہو؟ بلکہ بالکل ہوش میں ہو. آپ نے کبھی جانی کو روکنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ اس کو پہلے دن ہی اس کی لمٹ میں رکھتے تو کبھی آپ کی طرف راغب نہ ہوتی. آپ نے اس کو بہن سمجھا، لیکن آپ کو وہ کیا سمجھتی تھی یہ جاننے کی آپ نے کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. آپ کے لیے وہ بہن تھی، لیکن اب اس کے لیے بائی سے بڑھ کر ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مرد کے روپ میں اپنے سر کا کوئی صاحبہ نہ دیکھا، نہ باپ نہ بھائی نہ کوئی، اور صرف آپ تھے
जिसने उसको मर्द के रूप में एक अच्छा इंसान बनकर दिखाया। आप उसके आइडियल बन गए, तो इसमें कसूर किसका हुआ? इस बात को गलत रंग देकर उसकी किरदार कशी क्यों की गई? ये तुम क्या कह रही हो? उस ज़ल्ज़लों की इज्जत में आया। नूर ने इसे सही मानों में आईना दिखाया था। आप यही कहेंगे, जबकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, तो आपका काम था कि आप उसे रोक देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? अचानक से नूर की आवाज ऊंची हुई। वो जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, एकदम से उसके माथे पर बल पड़े। अपनी आवाज धीमी रखो नूर अरमान, मैं वही अरमान हूँ, बदला नहीं हूँ, इसलिए अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। इसकी बात पर नूर धीमा सा मुस्कुरा दी। यही होता है जब तुम मर्दों के पास सवाल का जवाब नहीं होता, यही सब कहा जाता है। अभी वो नूर की बात का जवाब देता कि इतने में नूर के मोबाइल पर शाजिम की कॉल आने लगी। नूर ने फौरन कॉल रिसीव की, लेकिन मुकाबिल अनजान शख्स की आवाज सुनती ही घबरा गई। कौन है आप? और शाजिम भाई किधर है? नूर की आवाज पर उसके पीछे खड़े अरमान ने फौरन सर उठाया और तेज कदम चलता उसके करीब आया और उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए अपने कान से लगाया। और उस शख्स की बात सुनकर उसके पैरों तरह से जमीन खिसक गई। वो फौरन कॉल काटता दरवाजे की जाने भागा। अरमान रुके प्लीज, मेरी बात सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई किधर है? क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताएं। उसकी गाड़ी के पास जाते रुक गई। उस वक्त गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। प्लीज अरमान बताएं तो सही क्या हुआ है? बेख्तियारी से उसका हाथ थाम गई। हाथ छोड़ो और पीछे उठो, वरना यहाँ भी तुम यही कहोगी कि मैंने हाथ थामा और उसने रोका नहीं, और यहाँ पर मैं गलत हो जाऊंगा। जबकि अगर कोई लड़की किसी लड़के का हाथ बेख्तियारी में थाम ले तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़का गलत है। जितनी देर में तुम्हारा हाथ पीछे करूंगा ना, ये बात हर तरफ फैल जाएगी और बदनामी हम दोनों का मुकद्दर बनेगी। इतनी सी बात थी जो कोई समझ ही नहीं रहा था। वो दुखी अंदाज में उसका दरवाजा खोलते हुए गाड़ी की विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगा। नूर फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गई तो अरमान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरमान, मैं आपको छू सकती हूँ, हक है मेरा, वो नूर रूठे अंदाज में बोली, जबकि अरमान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। वो जैसे ही अस्पताल में दाखिल हुए तो सामने नजर डॉक्टर निदा पर जा उठी और वहां पहले से मौजूद थी और शाजिम की ट्रीटमेंट भी उसी ने किए थे। अपने दिल पर पत्थर रखे हुए नूर ने उस जानिब जाते शाजिम का पूछा, ठीक है, चोट बहुत सख्त लगी है और शुक्र करो उसके दिमाग पर असर नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ा होता। वो नखोद से कहती हुई बोली, मुझे भाई से मिलना है। उसकी बात पर नूर ने दो टोक लहजे में कहा, वहां उसकी तरफ, और मन बनाती हुई कहती वहां से चली गई। जबकि नूर अरमान के साथ वार्ड में दाखिल हुई। सामने शाजिम बेड के सराहने टेक लगाए बैठा था। उसके माथे पर चोट आई थी जहां बैंडेज बंधी हुई थी। भाई, ये सब क्या हो गया? एकदम से वो आगे बढ़ते उसका हाथ थाम गई। शाजिम ने जैसी आंखें वाकी तो सामने अरमान को देखते उसका दिमाग फिर से घूमने लगा। ये यहाँ क्यों आया है और तुम इसके साथ आई हो? तुम्हारी जुड़त कैसी इसको यहाँ लाने की? शाजिम गुस्से से चिल्लाने लगा। यार शाजिम प्लीज काम डाउन, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम सुनी सुनाई बातों पर कोई क्यों यकीन कर रहे हो? एक बार मुझे मौका दो। मैं अरमान आगे बढ़ा था कि शाजिम ने हाथ से उसे वहीं रोक दिया। अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखी, तो बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। जस्ट गेट लॉस्ट। ऊंची आवाज में चिल्लाया कि तभी नूर ने पलटते हुए अरमान से वहां जाने का इशारा किया। अरमान शाजिम की हालत देखता हुआ दरवाजे की जाने पड़ गया, क्योंकि वो जानता था इस वक्त शाजिम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, डॉक्टर निदा अंदर दाखिल हुई। अरे शाजिम, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारा जख्म अभी ताजा है और यूं चिल्लाओगे तो जख्म में दर्द होगा। वो बहुत मोहब्बत भरी लहजे में कहती शाजिम की जाने पड़ी और नूर को इतना ही गुस्सा आया। शाजिम और निदा की क्लोजनेस के बारे में तो सभी जानते थे। वो एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त रह चुके थे और दोस्ती अब भी कायम थी। और दूसरी शादी का जिक्र करते आज शाजिम ने निदा का नाम ही तो लिया था, जिसपे जानिया तर्क कर रही थी। दूसरी तरफ अरमान ने बाहर जाते ही नूर को कॉल की और उसे डॉक्टर निदा से बचकर रहने का कहा। नूर ने पलटकर निदा को देखा, जो शाजिम का हाथ थामे उसे कुछ कह रही थी। बहुत शातिर और चालाक औरत है ये, इससे अपने आप को और अपने घर वालों को बचा के रखना। बर्बाद करके रखते कि ये लड़की तुम सबको। समझा लो अपने भाई को। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो धीरे धीरे चलती उनके पास आ बैठी। भाई, आपने तो आज जान ही निकाल दी। नूर देखते हुए निदा मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा शाजिम, अब हाइपर मत होना प्लीज, मेरी खातिर, जानते हो ना तुमसे कितनी चाहत करती हो, प्लीज अब तुम गुस्सा न करना। शाजिम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आंखें मूंद दिया। आंखों में एक चेहरा आन समाया, उस बेवफा का जिसकी सब कुछ थी, लेकिन वो इसका कुछ नहीं था। उसे इस बात का शिद्दत से दुख था कि जानने की जिंदगी में आने वाला पहला शख्स वो नहीं। 1 घंटे के बाद शाजिम के वालिदैन भी अस्पताल पहुंच गए। शाजिम की वालदा जहां आरा बेगम उसकी अच्छी खासी क्लास ली
जबकि उसके वालिदैन सिकंदर साहब ने उसे गुस्से से बैठे घूर रहे थे। वो अपने बेटे की इस बचकाना हरकत पर काफी अफसरदा थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को कैसे समझाते। इकलौता बेटा था वो इनका। अब इस उम्र में वो गुस्सा से आपे से बाहर होते हुए ये सब करेगा, उन्हें अंदाजा नहीं था। जहांरा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं, पूरे 28 साल का है, और जो इसका निकाह में हुआ ना, वो 10 साल छोटी लड़की है इससे, जिसके बारे में आप कल बोल रहे थे कि वो बचकाना हरकतें करती है। आज आपके मचोर बेटे ने कैसी हरकत की है? सिकंदर साहब गुस्से से भड़कते हुए बोले, बाबा जान, आप मेरे सामने उसका नाम मत लीजिएगा, शदीद नफरत करता हूं उससे। अगर इतनी ही नफरत है तो तलाक देकर फारिग कर दो। सिकंदर साहब अब की बार भड़के, तलाक तो मरकर भी नहीं दूंगा, तब भी नहीं दूंगा। वो बेड से उठता है जारहाना अंदाज में बोला, बहुत गलत कर रहे हो तुम बेटा, बहुत पछताओगे। वो अफसोस से सर नफी में हिलाते रह गए। प्लीज चुप कर जाए दोनों। सिकंदर साहब उसकी हालत तो देखे। जहांरा बेगम ने प्यार से बेटे को देखते हुए कहा, आप है ना उसकी हालत देखने के लिए? बैठेगी ही उसके पास और देखती रहे जी भर के। वो माथे पर बल डालते हुए बाहर निकल गए। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई। जहांरा बेगम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, जबकि नूर का दिल किसी अनहोनी के एहसास की तरका था। अभी तो कोई ये भी नहीं जानता था कि अरमान का उसके साथ क्या ताल्लुक है, और अगर शाजिम भाई को ये बात पता चला तो क्या सोचेंगे? एक तरफ उनकी मनकूहा और दूसरी तरफ बहन। उफ, अल्लाह मदद करना। वो झिरझिरी ले गई। रोमाना की कॉल आई थी। उसे साफ लफ्जों में कहा था, परसों रुखसती की डेट फिक्स है तो आप बारात लेकर आए। जहां आरा बेगम ने नाश्ते की टेबल पर खुसूसन शाजिम की जानिब देखते हुए कहा। नाश्ता करते हुए उसके हाथ एक पल के लिए थमे। अपनी बहन से कहते कि बारात अब नहीं आएगी, अब उनकी बेटी सारी जिंदगी उन्हीं की दहलीज पर मेरे नाम पर बैठी रहेगी। वो कहते ही अंदाज में बोला, ये ज्यादती है शाजिम। सिकंदर साहब ने उसे समझाना चाहा। अच्छा, और जो उसने किया वो आपको दिखाई नहीं देता? शाजिम गुस्से से अपनी जगह से उठा। थोड़ा सा उसको समझने का मौका तो दो, अभी वो 18 साल की तो हुई है, मासूम है। सिकंदर साहब की बातों पर शाजिम तलखिया हंसी हंसा। ओह, वो और मासूम जो नामहरम के गले लगती है, उससे मोहब्बत का इजहार करती है, और आपकी नजर में वो मासूम है? आप तो हद से बढ़ रहे हैं। शाजिम ने अरमान को हमेशा अपना भाई समझा था, समझा है और भूल गई इससे? क्या तुम इसे माफ नहीं कर सकते? अब की बात जहांरा बेगम ने भी बीच में बोलते अपनी बांजी की साइड ली। किसी सूरत माफ नहीं करूंगा, दरिश्तगी से बोला। अगर तुम बारात देकर नहीं गए और रुखसी नहीं ली तो रोमाना ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो अपनी बेटी को जहर देकर मार देंगी, लेकिन उसे पल पल मरता हुआ नहीं देख सकती। अब परसों उसकी डोली उठेगी या जनाजा, फैसला तुम्हारा होगा। वो भी उसकी माँ थी, सख्त अंदाज अपनाए हुए कहकर अपनी जगह से उठकर चलेगी। एक पल को शाजिम का दिल पूरी तरह लरसा, लेकिन अगली पल वो सर झटकता वहां से चला गया। शाजिम, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, निदा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इस वक्त वो एक होटल में मौजूद एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। शाजिम गहरी सोच में डूबा हुआ था, जबकि निदा उसको मेंटली स्पॉइल करने की भरपूर कोशिश में सरगर्दा थी। वो किसी सूरत भी शाजिम जैसे हैंडसम और अमीर बंदे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, वो भी इस सूरत में कि शाजिम खुद उसकी जानिब बढ़ रहा था। मुझे लगता है कि रुखसती मुझे लेनी पड़ेगी। अचानक से शाजिम के लबों से अदा हुए अल्फाज पर निदा के चेहरे का रंग एकदम फक हुआ। क्या कह रहे हो? तुम अगर इसकी रुखसती लोगे तो फिर हमारी शादी किससे होगी? वो भी होगी, लेकिन जानिया से शादी सिर्फ रुखसती तक महदूद होगी, और हमारी शादी सुहागरात, हनीमून और बच्चों तक जाएगी। और मायनी खिसी से बोला तो निदा के चेहरे को भरपूर मुस्कुराहट छुआ। मैं इस वक्त का शिद्दत से इंतजार करूंगी शाजिम। बलाकि शाजिम ने बारात लेकर जाने की हामी भर ली, और एकदम से अचानक उसने फैसला क्यों लिया कोई नहीं जानता था। बस सिकंदर साहब और जहांरा बेगम इसी में खुश थे। उन्होंने रुमाना को फोन करते रुखसी के बारे में बोल दिया था। दूसरी तरफ जानिया ने जब ये सुना तो असल में जिंदगी की नवीद मिल गई थी। वो फिर से जी उठी थी। वो जानती थी कि शाजिम उससे खफा होगा, लेकिन वो तहैया कर चुकी थी कि वो उसे मना लेगी। दुल्हन बनी बैठी वो अपने दुल्हे शाजिम का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक बारात लेकर नहीं आया था। अभी तो सभी की तरहम और तंज भरी निगाहें इस पर आन तकी थी। जानिया का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास जगा और फिर एकदम शोर उठा के बारात आ गई है। जानिया के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ी। आंखें नीचे रब का शुक्र अदा किया। बारात तो आ गई थी, लेकिन उसकी दिल की दुनिया उजड़ गई थी। शाजिम
दूसरा निकाह करते निदा को अपने साथ लाया था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज की जाने पड़ रहे थे। जहां जानिया हक बक खड़ी उन्हें अपनी तरफ आता दिख रही थी। वो लम्हा जाने के लिए क्यामत था। वो एक खामोश आंसू लड़कता उसकी गाल पर आन गिरा। सब तरफ खामोशी छा गई। एक दुल्हा और दो दुल्हने, पहली बार लोगों को ये सब देखने को मिला था। शाजिम के चेहरे पर फतहमंदी का तासुर था, जबकि सिकंदर साहब एक तरफ सर झुकाए खड़े थे। उन्हें शाजिम ने ऐन बारात लाने के वक्त ब्लैकमेल किया था। उसे बारात ले जाने की एक ही शर्त रखी कि निदा से निकाह। उस लम्हे उन्हें उनकी शर्त माननी पड़ी, क्योंकि उस वक्त सब मेहमान इकट्ठे हुए थे और तब उनके पास शाजिम की इस फजूल शर्त को मानने के सिवा कोई भी और ऑप्शन नहीं था। मुबारकबाद नहीं दोगी? निदा को अपने साथ लगाए वो जानिया से पूछ रहा था, जिसको दिल पे जला देने वाली मुस्कुराहट थी। आपने इससे निकाह कर लिया? जानिया का रंग लट्ठे की मानित सफेद हो गया, जिससे देखते एक पल को शाजिम का दिल थल उठा। हाँ, अब हम एक दूसरे के निकाह में हैं और तुमसे पहले शाजिम मुझे रुखसत करके लाया। मेरा मर्तबा तुमसे ऊपर है। निदा के अल्फाज ने उस मसूल को अर्श से फर्श पर ला भटका। वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत कातिलाना थी। एक नजर शाजिम की जानिब देखा और अगले लम्हे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो एकदम जिस्म ढीला छोड़ती पीछे की तरफ गिरने लगी कि शाजिम ने फौरन निदा का हाथ छोड़े जानिया को अपनी बाहों में थामा, लेकिन वो बिल्कुल बेजान हो गई थी। उसका चेहरा ऐसे था जैसे उसके जिस्म में खून ना हो। जानिया! रुबाना बेगम दिल थामे चिल्लाई। एक पल को सब तरफ गहमा गहमी फैल गई। शाजिम उसे बाहों में थामे सीने से लगाए हुए था, जो होशो खरूज से बेगाना थी। अरमान की फैमिली तो वहां मौजूद थी, लेकिन अरमान जानिया की वजह से आज की तकरीब में नहीं आया था। उसे रुमाना बेगम ने सख्ती से मना किया था ताकि उनकी बेटी की खुशियों को ग्रहण न लगे, लेकिन नजर तो लगी थी। शाजिम उसे बाहों में बड़े स्टेज से नीचे उतरा। उसे अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। दिमाग में बस जानिया के अल्फाज ही गर्दिश कर रहे थे। जब रात को उसने फोन किया था, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते टूट टूट कर रोती थी। आइंदा मुझे फोन मत करना। मुझे न सिर्फ तुम्हारी शक्ल से नफरत है, बल्कि तुम्हारी आवाज से भी शदीद नफरत महसूस हो रही है। और आईसीयू के बाहर वो खड़ा उस शख्स को उस लड़की को दिख रहा था जो नींद की वादियों में खो सी गई थी। शाजिम, आपको इतनी नफरत होगी है मुझसे, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपसे मुझसे हमेशा के लिए छीन ले। इतना कहते वो फोन बंद कर गए। उसके बाद भी शाजिम ने बारात ले जाने का फैसला लिया था, पर जानिया को तकलीफ देने का मौका नहीं छोड़ा था। यहाँ क्यों खड़े हैं? जाए ना अपनी नई नई मिली दुल्हन के पास, इंतजार कर रही होगी। पास आती नूर दर्द से चूर लचे पड़ी। शाजिम खामोश ही रहा। आपने बहुत दर्द दिया उस लड़की को भाई, शायद अब की सांसों की डोर टूट जाए। नूर! वो तरफ उसकी जाने मुड़ा। किसी पल नूर के पीछे खड़े अरमान को देख वो कहर पार निगाहों से पल के चिपकते देखने लगा, जो उसके करीब आ गया था। इस वक्त रोमाना बेगम और शाजिम के वालिदैन भी मौजूद थे। काश तुम दिल की साफ आंखों से उस लड़की को देख लेते तो आज ये नौबत ना आती शाजिम, पर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता न बचा। वो अपने हाथ में कुरान पाक ले आया था। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है, लेकिन अल्लाह की इस मुकद्दस किताब पे तो यकीन होगा ना। उसके लहजे में शाजिम को लगा उसकी सांसें रुक जाएंगी। कोई गलत ताल्लुक नहीं है मेरा जानिया के साथ। हमेशा छोटी बहन माना है। वो मासूम और कच्चे ज़हन की थी। इस बात को गलत समझ गई, लेकिन तुम्हारे इसकी जिंदगी में आने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि असल मोहब्बत होती क्या है। और तुमने इसकी मोहब्बत को आज रून दिया, खत्म कर दिया। नहीं थी तुमसे ये उम्मीद। अरमान दुख से बोला। शाजिम का तो हाल था कांटों बदन में लहू नहीं। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आती दिखाई दी। पेशेंट का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अगले कुछ घंटे बहुत अहम है। दुआ कीजिए मैं होश आ जाए, उन्हें धीरे से कहती वहां से चली गई। शाजिम ने हसरत भरी निगाहों से अंदर होशोवास खोली जानिया के लबों को देखा, जो हमेशा मुस्कान से सजे रहते थे। उसके लबों से अपना नाम सुनते वो हमेशा अपनी एक हार्ट बीट मिस कर देता था, पर आज उसके लब बिल्कुल खामोश थे। कुछ देर पहले उस पर लाली थी और अब वो बिल्कुल सफेद हुए पड़े थे। कहीं वह गलत तो नहीं कर गया जानिया के साथ? वो अपनी जमीन की अदालत में खड़ा खुद से सवाल कर रहा था कि उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। उसके वालिद उसके पास खड़े थे। मैं जानता था यही होगा। जानिया की जान शाजिम में अटकी हुई थी और शाजिम ने उससे अपना आप छीन लिया। उसकी सांसें थम गई। उसे कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे। वो सुर्ख आंखों से बाप को देखा, तरफ कर बोला, मेरी दुआ है कि अल्लाह से नई जिंदगी दे, लेकिन जीकर क्या करेगी वो? तुम्हें उस लड़की के साथ देख देख कर रोज मरेगी, और इस रोज रोज के मरने से अच्छा है वो आज ही। बाबा! वो तरफ ही तो गया था, तभी उसे सामने से निदा आती दिखाई दी।
तो सिकंदर साहब उससे दूर हो गए। शाजिम, तुम मुझे घर लेकर नहीं गए? मैं वहां कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, निदा ने धीमे लहजे में कहा। शाजिम की मुट्ठियां सख्ती से भींची। रास्ता मालूम है ना घर का, चली जाओ। सख्त लहजे में कहा तो निदा को बुरा लगा। शाजिम, तुमने निकाह किया है मुझसे, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन, और तुम चाहते हो मैं अकेली कर जाऊं जहां मेरा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा। वो बरक ही उठी थी। अपनी आवाज नीची रखो। शाजिम वहां मौजूद अपनों को देखता निदा से खराते हुए कहा। तो निदा का दिमाग घुमा। हद हो गई, जिस लड़की को तुम कुछ समझते नहीं थे आज उसके लिए इस कदर परेशान और यहाँ खड़े हो। क्यों, आखिर क्यों इतनी फिक्र है तुम्हें? तुम मुझसे क्यों नहीं कह रहे? जलील कर दिया मुझे सबके सामने। अच्छा हुआ मर जाए ये लड़की। निदा की बात पर रुमाना ने ढलते हुए दिल के साथ हाथ रखा, जबकि नूर ने नफरत और हकारत से उसे देखा। अगले लम्हे शाजिम के हाथों की गिरफ्त उसकी गर्दन पे जा ठहरी और फिर सख्त से सख्तर होती चलेगी। निदा की आंखें उबल कर बाहर आने को बेताब हुई। अरमान ने आगे बढ़कर उसकी गिरफ्त से निदा को छुड़ाया तो खांसती हुई पीछे हटी। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अभी उसका सांस रुक जाता। अरमान ने शाजिम को अपने साथ लगाया, जबकि शाजिम बामुश्किल खुद को जब्त कर गया। इसे कहो अपनी शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जाए, वरना मैं वाकई इसकी सांस से रोक दूंगा। सुरख आंखों से वो अरमान को देखते हुए बोला तो अरमान ने फौरन नूर को इशारा किया कि निदा को वहां से ले जाए। नूर उसकी कलाई थामे वहां से बाहर ले गई। अस्पताल के दरवाजे के बाहर छोड़ा तो लहराते उसकी जानिब मुड़ी। वो उस वक्त दुल्हन के लिबास में थी। सभी की नजरों का मरकज वो बनी हुई थी। दफा हो जाओ यहाँ से, तुमने भाई के दिमाग में जाने के लिए बहुत जहर भर दिया है, लेकिन उनके दिल में न भर पाओगी। उनके दिल में आज भी सिर्फ जानिया है, समझी तो? लेकिन मैं शाजिम की बीवी हूं। वो दर्द से चूर लजे में चिल्लाई तो नूर ने पलटकर उसे मस्खराती हुई नजरों से देखा। बहुत जल्द ये बात के नाम पर रिश्ता खत्म हो जाएगा। नूर कहते हुए अंदर की जानी बढ़ गई। इससे पहले के जाने को ऊपर न पहुंचाया तो मेरा नाम भी निदा नहीं। उस सख्त नफरत और गुस्से से बोली। शाम तक जानने को होश आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। ना किसी से बात करती थी, ना हंस रही थी, ना ही रो रही थी, बस यूं ही खलाओं में घूर रही थी। डॉक्टर ने इसकी कंडीशन देखते सब घर वालों को इसका खास ख्याल रखने को कहा था। वो दिमागी तौर पर बिल्कुल माफ हो चुकी थी। शाम तक इसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। उम्मे कान की अंदाज में इनके साथ चलते हॉस्पिटल से बाहर आई। गाड़ी में बैठने से पहले उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। सिकंदर साहब ने जाने को फौरन से संभाला और गाड़ी में बिठाया, जबकि उन्होंने सख्ती से शाजिम को उसके सामने आने से मना कर दिया था। वो दूर से इसे अपने माँ बाप के साथ जाते हुए देख रहा था। अरमान जा चुका था, जबकि नूर शाजिम के पास आई। भाई घर चले। उसकी बात पर शाजिम ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। मैं कहाँ हूँ नूर? मैंने जो देखा इसको सच माना। भाई या तो आपकी गलती थी ना, अक्सर आंखों देखकर सच नहीं होता। जानिया गलत नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे गलत साबित कर दिया। वो आपसे शिद्दत से मोहब्बत करती है, लेकिन आप नहीं देख पाए। वो दोनों बहन भाई सड़क किराने चलते काफी दूर निकल आए थे। मैं उसकी जिंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ थी। लेकिन ये बात तो मुझे हमेशा याद रहेगा ना, कि उसकी जिंदगी में आने वाला मैं पेरा शख्स नहीं। भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर ऐसा होता तो यकीनन आपके निकाह में कभी ना आती। जानिया ने अपने लोगों पर जुदाई का लफ्ज ले लाया। क्या अब भी आपने उसकी मोहब्बत को आजमाएंगे? और अरमान की इतनी बड़ी सफाइयों के बाद भी आपको उन पर यकीन नहीं? यकीन है, क्यों नहीं यकीन करूंगा, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन आज खुद पर अफसोस हो रहा है। एक तरफ जानी और दूसरी तरफ निदा। मैं तो दो कश्ती में सवार हो गया। वो जख्मी अंदाज में हंसा। ये भी आपकी अपनी गलती है। आपने जाने को तकलीफ देने के लिए दीदा से शादी की। मर्द है ना, एक छोड़, दो छोड़, तीन छोड़, चार, जितनी चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन औरत नहीं कर सकती। वो एक बार जिसे अपने दिल में बैठा लेती है, फिर सारी जिंदगी उसी की रहती है। आपने जानिया का हक मारा है भाई, अब तलाफी का वक्त है। घर चलें और सब कुछ ठीक करें, जो आप ही कर सकते हैं। नूर ने इसको कहा था। मैं मुस्कुराते उसका मॉल स्पॉट किया और वो बहन के इतने साथ देने पर अपने दिल पर धरा बोझ सरकता हुआ महसूस कर रहा था। उसे वाकई अपना फैसला लेना था, अपनी और बाकी सबकी जिंदगियों को पुरसुकून करना था। जैसे ही वो घर पहुंचा, सभी हालनुमा कमरे में मौजूद थे। एक सोफे पर रुमाना बेगम जानिया को साथ लगाए बैठी थी, जबकि पास ही जहां आरा बेगम गुस्से से निदा को दिख रही थी, जो वहां मौजूद सबके साथ अच्छी खासी बदतमीजी कर चुकी थी। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे शाजिम के कमरे से जाने से रोके। मैं शाजिम की पहली बीवी हूँ, इसलिए उस पर पहला हक मेरा है।
जानिया का नहीं। एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए उसने कहा, ये शाजिम का फैसला करेगा कि उसे तुम्हारे साथ रहना है या जाने के साथ, समझी तुम? और जब तक वो नहीं आ जाता तुम यहीं पर हो। जब जहारा बेगम के अल्फाज मुंह में रह गए, जब दरवाजे पर शाजिम और नूर अंदर आते दिखाई दिए, अच्छा हुआ शाजिम तुम आ गए। इन सबको बताओ कि तुमने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की है और तो जानिया भी ठीक हो गई, अब क्या इशू है? निदा शाजिम के पास जाते उसका हाथ थामते हुए बोली। सभी की नजरें शाजिम के ऊपर उठी। ठीक कह रही हो, अब तो कोई इशू नहीं है, सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं मम्मा। जैसे जानिया मेरी बीवी है वैसे ही निदा भी है, और मैं दोनों में से किसी की भी हक तलफी नहीं करूंगा। शाजिम की बात पर जानिया ने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। उसने एक नजर भी शाजिम की जानिब नहीं देखा। उससे उसका एक बार फिर से दिल दुख चुका था। ये तुम्हारी खाम ख्याली है शाजिम, इस लड़की के साथ तुम्हें इस घर में मैं रखूंगा। तुम्हें इस घर में सिर्फ एक ही कमरा मिलेगा जो तुम्हारा है। तुम फैसला कर लो तुम्हें अपने कमरे में किसे रखना है और किसको तुम्हें तलाक देनी है। सिकंदर साहब ने सर्द अंदाज में कड़वी बात कही। और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो? शाजिम भी उनके मुकाबिल आया। फिर तुम इस घर से जा सकते हो और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा अपने फैसले पर। हाँ, इस चीज का पछतावा जरूर होगा कि मैंने तुम्हारी शायद सही तरबियत नहीं की है। सिकंदर साहब जरा सा भी डगमग ना मगवाए थे। तो ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त आपका घर छोड़कर जा रहा और अपनी मनपसंद बहू को अपने पास रख ले। मैं निदा को यहाँ से लेकर जा रहा। शौक से सिकंदर साहब ने उसके फैसले पर लब्बैक कहते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाया। निदा ने हैरानी से ये सारा मंजर देखा। वो इसे इस लम्हे कहाँ लेकर जाएगा? उसने तो शाजिम से शादी की, इतना बड़ा घर पाने के लिए की थी। चलो निदा, चलो यहाँ से। शाजिम ने उसका हाथ थामा। जानिया को लगा वो तपते सहरा में आन खड़ी हुई है। शाजिम, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? ये घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से क्यों कोई नहीं निकाल सकता। हम यही रहेंगे। निदा ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, ये घर सिकंदर साहब का है, मेरा नहीं। लेकिन मुझे यकीन है मैं अपने बलबूते पर इससे बड़ा घर बनाऊंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। अचानक से निदा ने करंट खाते हुए अपना हाथ शाजिम से हाथ से खींच लिया। तुम पागल हो गए हो? इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर कहीं और जाना? हम यही रहेंगे। वो बुरी तरह घबरा गई थी। वो शाजिम के साथ रात की इस पहर सड़कों पर नहीं खबार होने वाली थी। उससे तो नरम गरम बिस्तर चाहिए था, घर नौकर चाकर चाहिए थे। शाजिम ने उसके जवाब पर बेतासुर अंदाज में उसे देखा और कदम बा कदम चलता जानिया के करीब आया, जिसकी नजरें उसकी शूज पर थी। वो अब इसको नहीं देख रही थी कि अचानक शाजिम ने उसकी जानिब अपनी हथेली बढ़ाई। जानिया ने उसकी मजबूत हाथ की फैली हथेली को नम और पथराई आंखों से देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मेरे साथ चलोगी? जहां मैं रहूंगा मेरे साथ रहोगी? वो अपनी हथेली फैलाए उससे सवाल दर सवाल कर रहा था। जानिया की आंखों से खामोश आंसू बह निकले, जबकि वो सामने खड़े अपने महबूब को देख रही थी। ये मंजर सबकी आंखों में अपनी छप छोड़ता जा रहा था। जानिया ने पुरसोस हिचकी ली और अपना कांपता हुआ हाथ शाजिम की मजबूत हथेली पर धर दिया और साथ ही उठ खड़ी हुई। लेकिन उठते ही वो फिर से लड़खड़ाई, पर शाजिम ने इस बार उसे गिरना न दिया। उसकी कमर में हाथ डाले फौरन उसे जानिया को अपने सीने से लगाया। जानिया धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगी। सवाल नहीं करोगी कि कहाँ लेकर जाऊंगा? उसे अपने सीने से लगाए वो धीरे से पूछ रहा था। जानिया ने सर नफी में हिलाया। वो जो शाजिम की थी अब भी, और अपनी आखिरी सांस तक आंख बंद करके यकीन करती थी। तभी तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी शाजिम से अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रही थी। शाजिम ने अगली पल उसे अपनी बाहों में भरा। निदा ने यह मंजर सख्त नजरों से देखा। शाजिम जानिया के फूलों जैसे खूबसूरत वजूद को गोद में उठाए निदा की जाने पलटा। ये है शाजिम खान की मोहब्बत, इसका इश्क। ये वो लड़की है जिसे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है, और मैं शाजिम खान अपने पूरे होशो हवास पे निदा अंजुम तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। पल में उसने फैसला करते अपने आप को निदा के साथ जुड़े रिश्ते के बोझ से आजाद करा लिया। शाजिम, वो एकदम ऊंची आवाज में चिल्लाई। निदा इस वक्त इंतहाई बिछड़े हालत में लग रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि शाजिम की गोद में उस लड़की को उठा के जमीन पर पटक दे और जान से मार दे। वो आज जीत के भी हार गई थी और सामने मौजूद लड़की हार के भी जीत गई थी। तुमने इस लड़की की खातिर मुझे तलाक दे दी, मेरा मजाक बना के रख दिया। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी, सुना तुमने? वो जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन नूर ने राह में हायल होते उसे जोरदार पीछे की जानिब पुश किया। तुम्हारा किरदार अब खत्म हो गया है, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना धक्के देकर निकाला जाएगा। नूर की इस हालत पर वो पागलों की तरह चलाई, लेकिन नूर ने भी उसे घर से धक्के देते बाहर निकाला। अब इजाजत है कि मैं अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जाऊं?
सिकंदर साहब की जानिब शाजिम ने शरारत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तो वे इस वक्त उसकी बात पर धीमा सा मुस्कुराते सर अस्पात में हिला गए। दुखों के बादल चटे तो हर मंजर वाजिया दिखाई देने लगा। वो इसीलिए कमरे में आया और कमरे का दरवाजा पांव की ठोकर से बंद करता हुआ उसे बिस्तर पर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बिठाता, खुद भी उसके करीब जाकर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी का दुरानिया बढ़ता जा रहा था। खामोश नजर दोनों की एक दूसरे पर टिकी हुई थी। शाजिम को सब एक ख्वाब की सूरत लग रहा था। आज जिस पल वो जमीन बोस हुई बेहोश होते हुए गिरी, उसी पल से शाजिम अभी से नहीं निकल पा रहा था। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि वक्त रहते उसने सही फैसला कर लिया, वरना आज वो वाकई जानिया की हकीकी मोहब्बत को खो देता। ऐसे क्या देख रहे हैं? बल्ला जानिया बोलने में पहल की। उसके नाजुक हनाई हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते उसने लबों से लगाया, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे कि एक पल भी मुझे किसी के साथ सहन नहीं कर पाई। शाजिम, मैं आपसे मोहब्बत तो नहीं करती, मैं इश्क करती हूँ बेइंतहा। आपने मुझ पर शक किया, अरमान भाई को लेकर मुझ पर इल्जाम लगाया। अल्लाह गवाह है, मेरा अरमान के साथ कोई नाजायज कुछ मत कहो, और मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए जानी। जब आंखों पे गलत फहमी की पट्टी पड़ जाए ना, और गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब इंसान खुद देने लगे, तो फिर सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। मुझे तुम्हारी जिंदगी, मोहब्बत और अरमान की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद ये ठोकर मिलती तभी ही मैं समझता। आगे बढ़कर शाजिम ने उसके माथे पर लब रखे तो जानिया को अपनी रूह में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। आपको निदा को यूं तलाक नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, तो क्या आप प्लेट में सजा कर देता? उसकी बात पर शाजिम के माथे पर बल पड़े। हर दुल्हन की तरह उसका भी कोई अरमान होगा ना। हाँ थे उसके अरमान। जानिया की बात पर शाजिम का मूड पल में खराब हुआ। वो चाहती थी कि उसके साथ सुहाग रात मनाओ, अपनी शिद्दतें उस पर निछावर करो। क्या तुम कर लेती बर्दाश्त? जो मेरा उसके पास जरा सा खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्या मैं रात उसके साथ? अभी उसकी बात अधूरी थी कि जानी ने उसके लबों पर अपने मखरूती हाथ रख दिए, चुप करा दिया। आप सिर्फ मेरे हैं शाजिम, सिर्फ जानिया के, और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं सिर्फ अपनी जानिया का हूं। उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब करते धीरे से उसके लोगों पर झुका। जानिया ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें मेरी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। लाइट्स ऑफ करता हुआ इसके ऊपर झुकता चला गया। धीरे धीरे गुजरती रात में दोनों एक जिस्म, एक जान हो गए थे। वो अल्लाह के इस फैसले पर खुश होता। उसके दिल ने जिसे चुना था वही रब ने उसके नसीब में लिख दिया था, और वो बहुत बड़े नुकसान से बच गया था। निदा वहां से निकलती सीधा अपने अपार्टमेंट में आई, जहां ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड मौजूद था। निदा को दुल्हन बना देख वो मुंह से राल टपकाने लगा। ये इतना सच सवर कर कहां से आ रही हो जाने मन? वो धीरे से उसका हाथ थामे अपनी जान खींचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। निदा ने गुस्से से उसे दूर धकेला। ऐसे कैसे निकलूं? बहुत खर्चा किया हुआ है तुम पर। मैंने सर से पैर तक तुम्हें मैंने अपने पैसों में डुबो दिया, और तुम कह रही हो कि निकलो यहाँ से? किससे शादी करने गई थी? वो मायने खीजे से बोलता उसकी गाल को छूने लगा। मैं जहां भी गई हूं, तुम कोई हक नहीं रखते मुझ पर ये पूछने का। 1 मिनट से पहले मेरे फ्लैट से निकल जाओ। निदा ने उसे फिर से पुश किया। जिस पर वो आपे से बाहर होता उसके दोनों बाजू झगड़े खींचकर सीने से लगा गया। बेबी, तुम मुझे धोखा दे रही थी। प्यार मोहब्बत की बातें मेरे साथ, इश्क माशूकी मेरे साथ, खाना पीना मेरे साथ, एयाशी मेरे साथ, और निकाह किसी और के साथ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ये सब करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? बहुत कर लिया बर्दाश्त, और अब तवान का वक्त आ गया है। इतना कहते उस शख्स ने निदा को बिस्तर पर जोर से धक्का दिया। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? दूर रहो मुझसे। वो बुरी तरह हकलाई, लेकिन आज सामने वाला उसकी सुनने वाला नहीं था, जिसने उस पर पानी की तरह पैसा बहाया था। उसे धोखा देकर किसी और से शादी रचा चुकी थी, लेकिन शाजिम ने निदा को तलाक दे दी थी, तो इसकी वजह निदा का बॉयफ्रेंड भी था, जिसने जानिया के अस्पताल के वक्त शाजिम से मिलकर उसे सबूतों समेत सब कुछ बता दिया था। और निदा से रिश्ता तोड़ने की सबसे बड़ी वजह उसका ये बॉयफ्रेंड ही था। क्या कर रहे हो तुम? करीब मत आना, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। निदा ने उसे अपनी शर्ट उतारकर दूर उछालते हुए देखा तो हड़बड़ाते हुए पीछे हटी, लेकिन आज सामने खड़ा शख्स उससे मोहब्बत का दावादार शख्स नहीं था। आज वो इंतकाम बनकर उसके पास आया था, जिसने दौलत के लालच में उससे बेवफाई की। बेवफाई की सजा मुआफी नहीं थी, और वो उसे सजा देने ही आया था। वलीमे की तकरीब शहर के बहुत बड़े बैंक्वेट में रखी गई थी और बहुत धूमधाम से की जा रही थी।
خاندان بھر کے رشتے داروں اور احباب کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی لمحے وحید صاحب نے ارمان کے لیے نور کا ہاتھ مانگ لیا، جسے سکندر صاحب نے کھلے دل سے حامی بھر دے گھر آنے کی دعوت دی۔ ایک طرف اسٹیج پر جانیہ اور شازن چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، تو دوسری طرف ارمان کی نظروں کا محور اس کی منقوہ تھی۔ ہاں، اس نے نور سے چھپ کر نکاح کیا تھا، اس کی خواہش پر۔ کل بابا اور ماما آپ کے گھر آ رہے ہیں، یقیناً کسی قسم کا مس کریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انکل اور آنٹی ہمارے رشتے کی رضامندی دے چکے ہیں۔ ارمان کا میسج اپنے فون پر دیکھتے ہوئے نور کا چہرہ ایک دم روشن ہوا، پلکیں اٹھائے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو واقعی میں اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ ارمان دوسرے ہی دن اپنے والدین کو نور کے گھر رشتہ کے لیے بیچ چکا تھا۔ سامنے ہی شازن صوفے پر ترجمان دکھائی دیا۔ ہم سوچ رہے تھے سکندر صاحب کے سب کچھ بخیر و عافیت سے ہو گیا ہے، تو آپ کل ہی اور نور اور ارمان کا نکاح کر دیا جائے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وحید صاحب کی بات پر سکندر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ارمان ان کا دیکھا پالا تھا اور وہ بہت پہلے سے نور کا رشتہ مانگ چکے تھے، پر یوں ہی ٹالتے رہے تھے، جو کہ حالات جو چل رہے تھے وہ ہاں نہ کر سکے۔ اور ویسے بھی جو حالات چل رہے تھے ان میں ہاں کرنے کا مشکل ہی تھا، لیکن آج وہ فون پر اپنے آنے کی اطلاع دیتے ہوئے ساتھ نکاح کا ذکر کر چکے تھے۔ رات کو ہی نور نے اپنے پسند سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تھا، جس وجہ سے اب سکندر صاحب انہیں ہاں کر دینا چاہتے تھے، اور ان والدین میں سے تھے جو اپنے بچوں سے اپنی مرضیاں تھوپتے نہیں تھے۔ بابا، میرے خیال سے ارمان کو بھی یہاں آنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ شازن نے بیچ میں کودتے رنگ میں بنک ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ جانیہ وہاں آتے سب کو سلام کرتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو جانی، اللہ ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے تم دونوں کو۔ سبین آنٹی نے جانیہ کو دعا دی۔ شکریہ تائی جان، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ اس کا کھلا کھلا روپ دیکھ کے سب نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ فائنلی شازم اور جانیہ میں سب ٹھیک ہو گیا۔ نور کل سے اسے چھیڑ رہی تھی، جبکہ اب وہ باہر آتے شازم کی گہری نظروں کی حصار میں تھی۔ اگر آپ کی خواہش ہے تو ارمان کو بھی بلا لیتے ہیں، وہی صاحب نے فراخ دلی سے کہا۔ ارے نہیں، شازم مذاق کر رہا ہے، ہمیں قبول ہے، اور ماشاءاللہ ارمان بھی مجھے بالکل شازم کی طرح ہے، جانتا نہیں کیا میں اسے؟ میری بیٹی کی خوش قسمتی ہوگی جسے ارمان جیسا شریک حیات ملے۔ سکندر صاحب کی بات پر نور نے مسکرا کر موبائل کی جانب دیکھا جو آن تھا۔ دوسری طرف ارمان سب باتیں سن رہا تھا۔ بہت مبارک ہو، بہت بہت جانیہ بیٹا، سب کا منہ میٹھا کراؤ۔ جہاں آرا بیگم نے جانیہ کو دیکھتے محبت سے کہا تو فوراً اٹھتی کچن کی جانب پڑی۔ شازم بھی اس کے پیچھے کچن کی جانب نظر بچا کر گیا تھا۔ ابھی وہ مٹھائی پلیٹ میں سجا رہی تھی کہ پیچھے آتے شازم اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اگلے پل خود کو شازم کی حصار میں محسوس کرتی وہ لڑکی۔ شازم کیا کر رہے ہیں، کوئی آ جائے گا؟ شازم بہکے ہوئے انداز میں اس کے بال ایک طرف کرتا اس کی گردن پر اپنے دھکتے ہوئے لب رکھ گیا۔ جانیہ دل و جان سے کانپی۔ شازم نے اسے اپنی جانب موڑا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر عجیب سی خماری چھانے لگتی ہے جانی، آئی نیڈ یو ایوری ٹائم۔ اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتا اسے بہکے انداز میں بولا۔ شازم، ہم روم میں نہیں کچن میں ہیں۔ وہ دھیرے سے منمنائی۔ چلو پھر روم میں چلتے ہیں۔ شازم نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ شازم، سب ویٹ کر رہے ہیں مٹھائی کا، اور آپ؟ وہ گھبرا گئی۔ اور جو تمہارا شوہر تمہارا ویٹ کر رہا ہے اس کا کیا؟ وہ اب کی بار اس کی گھاڑ پر بوسہ دیکھتے اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ اچانک سے نور نے آتے ہوئے گلا کھنکارتے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ یہ میں مٹھائی لینے آئی تھی، نور نے مسکرا کر کہتے شرط سے مٹھائی کی پلیٹ اٹھا لی۔ یو کیری آن ڈیئر، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کر انہیں کہتی تنگ کرتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ دونوں پھر بھی مسکرا دیے۔ نور اور ارمان کا نکاح پھر سے ہوا، لیکن آج سب کی موجودگی میں ہوا تھا، کیونکہ ان کے پہلے نکاح کا کسی کو علم نہیں تھا۔ ان دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ تب جب ارمان اور جانیہ کا نام ایک ساتھ لیا جانے لگا، تب ارمان نے اپنی محبت کا ثبوت نور سے نکاح کی صورت میں دیا تھا، لیکن دونوں نے ہی چھپا کے رکھا تھا۔ پر آج کے اس کے نکاح میں اس کے سب اپنے بھی شامل تھے، اور نور کی دل ولی اس کے باپ بھی تھے، اور ولی کے بنا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ آج نور کو حقیقی معنوں میں ارمان کی محبت پہ رشک ہوا، جسے اللہ نے اس کے لیے نصیب کے لیے چنا تھا۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ اپنے روم میں آئی، تو خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے شرما سی گئی۔ اس پہ آج روپ بھی بے شمار آیا تھا۔ چاہت مل جانے کی خوشی اس کی خوبصورت چہرے سے صاف آیا تھی۔ ابھی اس کا ہاتھ اپنے جھمکے پر گیا تھا کہ ایک دم کمرے کی لائٹس آف ہو گئی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من؟ وہ اچانک ہی اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور کا دل ایک دم اچھل کے حلق میں آیا۔ ارمان، ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ جی جانے ارمان،
उसकी नाक के साथ नाक को रब करता हुआ उसके गाल पर दहकता हुआ लम्स छूट गया। गुप अंधेरे में उस शख्स की कुर्बत पर नूर रुहासी हुई। अरमान, आप इस वक्त यहाँ? किसी ने देख लिया तो? उसके कंधे पर हाथ रखे उसे हकलाई थी। तो शोहर तुम्हारा? हक रखता हूं तुम पे। अब भी छूने की रोक होगी? वो शिकवा कुना अंदाज में कहता मोबाइल की टॉर्च ऑन करता ड्रेसिंग रूम में रख गया और फुर्सत से अपनी मनकुहा का दो आशना रूप नहारने लगा। ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो उंगलियां चिटखाती हुई पलके उठाए गिराती बोली, ना करीब आने देती हो, ना प्यार करने देती हो, ना देखने देती हो। ये मासूम बंदा चाहे तो कहाँ जाए? वो दिल पे हाथ रखे उसके करीब हुआ तो नूर खिलखिला के हंस दी। अगले ही पल अरमान ने उसे अपनी गिरफ्त में लेते उसकी लबों पर उसकी हंसी बहुत प्यार से जमी थी। कुछ पल मायने खेज खामोशी के बाद दोनों की सांसें गहरी हुई। योर लिप्स टू मच सॉफ्ट। आज मेरी लाइफ की पहली किस थी। अपने नम होंठों पर जुबान फिरता गंभीर लहजे में बोला, मेरी भी। वो इतरा के बोली तो अरमान ने उसे अपने कुशादा सीने से लगा। यू आर माई सोलमेट। वो इसकी पेशानी पर लब रखता उसे दिल की गहराइयों से अपना मानता कह रहा था। ये नूर का यकीन नहीं था कि आज वो दोनों मिल गए थे, और न जिस तरह के हालात थे उसे अपना अरमान से मिलन नामुमकिन ही लग रहा था। मगर शुक्र था अल्लाह पाक का कि वक्त रहते निदा की सच्चाई शाजिम के सामने खुल गई। यकीनन बुराई का इंजाम बुरा ही होता है। अल्लाह ने शाजिम और जानिया की जिंदगी को भी खुशियों से भर दिया था और अरमान और नूर की जिंदगी को भी जोड़ दिया था। ऐसे हालात जिनमें लड़की पे इल्जाम लगे, लड़की जिस मर्जी एज की हो, कम अकल और दानिस्तगी में किए गए अमल को ना माशरा माफ करता है ना कोई अपना। इसलिए हर लड़की को सहज सहज और फूल फूल के कदम रखना चाहिए। और ऐसे हालात में माँ बाप को, खासकर माँ को, फर्ज होता है कि अपनी बच्ची को महरम और ना महरम का फर्क बताए ताकि सब बच्चियां शैतान के बहकावे से महफूज रह सके। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर लड़की के नसीब में अरमान और शाजिम जैसा जीवन साथी हो।